एवरीवन। आज हम देखेंगे परिभाषा प्रकरण। परिभाषा प्रकरण रसशास्त्र का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखते हैं परिभाषा प्रकरण। परिभाषा क्या होती है ये देखते हैं। पहले परिभाषा श्लोक देख लेते हैं। निगठु अनुक्त लेशोक्त संदिग्धा अर्थ प्रदीपिका सुनिश्चित अर्थ विबुधे परिभाषा निगदति। अब परिभाषा किसे कहते हैं? श्लोक तो अपने पढ़ लिया है, उसका हिंदी देखते हैं। जिन संक्षिप्त और सांकेतिक शब्दों द्वारा शास्त्र के गुप्त, अप्रकट या किंचित प्रकट तथा संदिग्ध अर्थों का स्पष्ट ज्ञान और निश्चित अर्थों का ज्ञान प्राप्त होता हो उसे परिभाषा कहते हैं। गूढ़, सांकेतिक, गंभीर शब्दों का स्पष्ट ज्ञान ही परिभाषा होता है। परिभाषा क्या होता है? जिन संक्षिप्त और सांकेतिक शब्दों द्वारा शास्त्र के गुप्त, प्रकट और किंचित प्रकट संदिग्ध अर्थ का स्पष्ट और निश्चित अर्थ प्राप्त हो उसे परिभाषा कहते हैं। गूढ़, सांकेतिक, गंभीर शब्दों का स्पष्ट ज्ञान होना ही परिभाषा से होता है। अब देखते हैं आवाप। आवाप क्या होता है? किसी भी पिघलने वाली धातु को लीजिए, किसी भी पिघलने वाली धातु यानी वंग आदि। वंग आदि यानी कि नाग, वंग, यशत, पुतिलो धातु को पिघलाकर उसमें किसी अन्य द्रव का, किसी भी पिघलने वाली वंग आदि धातु को पिघलाकर उसमें किसी अन्य द्रव का प्रक्षेप डालने को आवाप या प्रतिवाप कहते हैं। किसी भी पिघलने वाली वंग आदि धातु को पिघलाकर उसमें किसी अन्य द्रव का प्रक्षेप डालना आवाप या प्रतिवाप कहलाता है। निर्वाप, किसी भी लोह आदि धातु यानी कि लोह, ताम्र, रजत धातु को अग्नि में तपाकर, रक्त तप्त कर, अग्नि से तपाकर यानी कि रक्त तप्त कर यानी ब्लड के कलर तपाकर जल, तक्र, क्वाथ, दूध आदि में बुझाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निर्वाप बोलते हैं या निषेक बोलते हैं या स्नपन, 3 चीज़ें बोलते हैं इसको। तो आप क्या करें? लोह आदि धातु को लीजिए और उसको गर्म करें। गर्म करने के बाद उस किस में बुझाओगे? जल, तक्र और क्वाथ में इसमें बुझा दोगे तो उसको क्या बोलते हैं? निर्वाप या निषेक या स्नपन कहते हैं। ढलन, रस कर्म या विशारदों ने, रस कर्म और विशारदों ने सोना, चांदी यानी स्वर्ण और रजत आदि धातु को पिघलाकर उसको किसी द्रव्य कौन सा होने चाहिए? दूध हो, तेल, घृत यानी घी, स्वरस, क्वाथ, फांट में डाल देना को ही ढलन कहते हैं। रस कर्म या विशारदों ने सोना, चांदी आदि धातु को पिघलाकर उस किसी भी द्रव्य, दूध, तेल, घी, स्वरस, क्वाथ, फांट में डाल देने को ढलन कहते हैं। भावना, अपन देखते हैं अब भावना। भावना क्या होती है ये देखते हैं। भावना किसको बोलते हैं? धातु आदि किसी भी औषध द्रव के चूर्ण, किसी भी औषध का चूर्ण ले लीजिए आप, किसी औषध द्रव का चूर्ण ले लीजिए और उस चूर्ण पदार्थ को, किसी भी औषध द्रव चूर्ण पदार्थ को किसी भी द्रव पदार्थ के यानी स्वरस, क्वाथ, फांट, दूध, तेल, घृत आदि के साथ इनको इसमें मिलाइए। इनको मिला के उसके बाद क्या करना? खल रहती ना, उसमें मर्दन करना। इसको खलवा में मर्दन करके सुखाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भावना बोलते हैं। धातु आदि किसी भी औषध द्रव्य के चूर्ण को द्रव के पदार्थ यानी कि स्वरस, क्वाथ, फांट, दूध, तेल, घृत आदि के साथ मर्दन करके सुखाने की जो प्रक्रिया रहती है ना, उसको अपन भावना कहते हैं। यानी धातु आदि किसी भी औषध द्रव्य के चूर्ण लीजिए, उसको द्रव पदार्थ यानी स्वरस, क्वाथ, फांट, दूध, तेल, घृत आदि के साथ खलवा यानी खरल जो रहती है ना गर्म, उसके साथ मर्दन करके सुखाने की प्रक्रिया को भावना कहते हैं। जाड़ना क्या होती है? विड और यंत्र आदि के संयोग से पारद में दिया गया द्रुत, लोह आदि एवं द्रुत सत्व आदि का ग्रास अच्छी प्रकार से पच जाए उसे जाड़ना संस्कार कहते हैं। जाड़ना के करोड़ों प्रकार के भेद होते हैं। वीड
यानी जारणा देखते हैं। वेद यंत्र आदि के संयोग से पारद में दिया गया द्रुत, लोह आदि एवं द्रुत सत्व आदि का ग्रास अच्छी प्रकार से पच जाए, उसे जारणा संस्कार कहते हैं। जारणा को के करोड़ों प्रकार के भेद होते हैं। जारणा के करोड़ों प्रकार के भेद होते हैं। मूर्छना देखते हैं। जब पारद अपनी गुरुता व चंचलता त्याग कर कजली जैसा हो जाए, उसे मूर्छना कहते हैं। जब पारद अपनी गुरुता यानी हैवीनेस और चंचलता मूवेबिलिटी यानी मूव करना छोड़ दे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कजली जैसा हो जाए, उसे मूर्छना कहते हैं। यह अनेक वर्ण का हो सकता है। पारद में निश्चित व्याधिनाशक शक्ति का आदान करना ही मूर्छना कहलाता है। पारद जो रहता है, पारद यानी मरकरी में निश्चित व्याधिनाशक शक्ति का आदान करना ही मूर्छना कहलाता है। जब पारद अपनी गुरुता या चंचलता को त्याग कर दे, कजली जैसा हो जाए, उसे मूर्छना कहते हैं। यह अनेक वर्ण का होता है। पारद में निश्चित व्याधिनाशक शक्ति का आदान करना ही मूर्छना कहलाता है। शोधन सामान्य भाषा में क्या होता है, किसी का भी प्यूरिफिकेशन करना। किसी भी द्रव्य की अशुद्धि को दूर करने के लिए बताई गई औषधियों के साथ मिलाकर मर्दन करना, स्वेदन करना, प्रक्षालन करना, निर्वाप, ढालन, आवाप, भावना देना, वर्जन आदि क्रियाओं को करने को शोधन कहते हैं। शोधन क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्यूरिफिकेशन करना। किसी भी द्रव की अशुद्धि को दूर करने के लिए बताई गई औषधियों के साथ मिलाकर मर्दन करना, स्वेदन करना, प्रक्षालन करना या निर्वाप करना, ढालन, आवाप, भावना, वर्जन आदि की क्रियाओं को करने को शोधन कहते हैं। मारण किसे कहते हैं, यह देखते हैं। लोह आदि धातु द्रव्यों को वनस्पतियों के स्वरस से मर्दन करके लोह आदि धातु द्रव्यों को वनस्पतियों के स्वरस आदि से मर्दन करके अग्नि के निश्चित प्रमाण या संयोग द्वारा भस्म करने की प्रक्रिया को मारण कहते हैं। लोह आदि द्रव्यों को वनस्पतियों के स्वरस आदि से मर्दन करके अग्नि का संयोग या अग्नि का निश्चित प्रमाण द्वारा भस्म करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, मारण कहते हैं। भस्म करने की क्रिया को मारण कहते हैं। लोह आदि द्रव्यों से वनस्पतियों के स्वरस से मर्दन करके अग्नि के निश्चित प्रमाण द्वारा भस्म करने की क्रिया को मारण कहते हैं। अमृतीकरण क्या होता है, धातु आदि की भस्म करने के पश्चात उसमें शेष रहे दोषों को दूर करने वाले संस्कार को अमृतीकरण कहते हैं। धातु आदि की भस्म करने के पश्चात अपन मारण करने के पश्चात उसमें अशुद्धियाँ रह जाती, उसको दूर करने को ही अमृतीकरण कहते हैं। तो क्या होता है, धातु आदि की भस्म करने के पश्चात उसमें शेष रहे हुए दोषों को दूर करने के वाले संस्कार को अमृतीकरण कहते हैं। अमृतीकरण में गुण की वृद्धि होती है। अमृतीकरण में गुण की वृद्धि होती है और वर्ण की हानि होती है। गुण की वृद्धि और वर्ण की हानि होती है। मारण के पश्चात मारण में क्या क्या था, लोह आदि द्रव्यों को वनस्पतियों के स्वरस से क्या करा था, वनस्पतियों के स्वरस से आदि से मर्दन करके अग्नि के निश्चित प्रमाण में भस्म बनाई। भस्म में जो अशुद्धियाँ रहती है उसको दूर करने की प्रक्रिया को अमृतीकरण कहते हैं। और अमृतीकरण में जो वर्ण की हानि हो जाती है उसको पुनः वर्ण लाने की प्रक्रिया को अपन लोहितीकरण कहते हैं। मृत लोह, किसी भी धातु की भस्म को तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर और अंगुष्ठ के बीच मसलने या मलने पर यदि भस्म उंगली की रेखाओं में घुस जाए और पोंछने पर भी भस्म का सूक्ष्म अंश रेखाओं में रह जाता है, उस भस्म को मृत लोह कहते हैं। किसी भी धातु की भस्म तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच मसलने या पर भस्म उंगली की रेखाओं में घुस जाए, पोंछने पर भी भस्म का सूक्ष्म अंश रेखाओं में ही रह जाए, उस भस्म को मृत लोह कहते हैं। सत्वपातन, क्षार वर्ग, अम्ल वर्ग और द्रावक गण की औषधियों के साथ किसी धातु खनिज या रत्न अन्य द्रव्य को मर्दन करके गोलक बना के सुखाकर मूसा में रखकर सत्वपातन कोष्ठी में तीव्र दमन करने से मूल पदार्थ का जो सार रूप पदार्थ प्राप्त होता है उसे सत्व कहते हैं।
सत्व क्या होता है? क्षार वर्ग, अम्ल वर्ग और द्रावक गण की जो औषधियाँ रहती हैं ना, किसी धातु, खनिज, रत्न, अन्य द्रव को मर्दन करके गोलिका बनाकर या चक्रिका बनाकर सुखाकर मूषा में रखकर सत्वपातन करके कोष्ठी में तीव्र दमन कराने से मूल पदार्थ का जो सार पदार्थ प्राप्त होता है उसे सत्व कहते हैं। कजली, द्रव पदार्थ के बिना शुद्ध, द्रव पदार्थ के बिना शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक या अथवा किसी धातु के साथ पारद डालकर मर्दन करने पर सुलक्षण कजल के आभा वाला चूर्ण तैयार होता है, उसे कजली कहते हैं। द्रव पदार्थ के बिना शुद्ध पारद या शुद्ध गंधक अथवा किसी धातु के साथ पारद डालकर मर्दन करने पर सुलक्षण कजली की आभा वाला चूर्ण तैयार होता है, उसे कजली कहते हैं। कजली क्या होता है? द्रव पदार्थ के बिना शुद्ध पारद लीजिए या शुद्ध गंधक लो अथवा किसी धातु के साथ पारद डालकर मर्दन करने की प्रक्रिया सुलक्षण कजल की आभा वाला चूर्ण तैयार होता है, उसे कजली कहते हैं। शुद्धाव्रत, जब अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित होकर श्वेत वर्ण के प्रकाश के समान चमकने लगती है तो उसे शुद्धाव्रत कहते हैं। इस तापक्रम पर प्राय सभी धातुओं का सत्व निकलता है। जब अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित होकर श्वेत वर्ण के प्रकाश में चमकने लगती है तब उसे शुद्धाव्रत कहते हैं। इस तापक्रम पर सभी धातुओं का सत्व निकलता है। बीजाव्रत, धातुओं को द्रवित करने के लिए दमन करने से द्रवित किए जाने वाले द्रव के अनुरूप ज्वाला निकले और द्रव धातु का द्रवीभूत होना प्रारंभ हो जाए, उसे बीजाव्रत कहते हैं। धातुओं को द्रवित करने के लिए दमन करने से द्रवित किए जाने वाले द्रव के अनुरूप ज्वाला निकले, द्रव धातु स्वयं द्रवीभूत होना प्रारंभ हो जाए, उसे बीजाव्रत कहते हैं। बीजाव्रत के बाद शुद्धाव्रत की स्थिति आती है। सत्वपातन की प्रक्रिया बीजाव्रत की स्थिति में द्रवीभवन शुरू होकर शुद्धाव्रत की स्थिति में पूर्ण होती है। द्रुति, विशिष्ट औषधियों के संयोग तीव्र दमन के योग से स्वर्ण आदि धातु अन्य खनिज द्रवीभूत होकर द्रव अवस्था में ही रह जाते हैं, उसे द्रवीभूत अवस्था को मूल पदार्थ की द्रुति कहते हैं। द्रुति क्या होती है? विशिष्ट औषधियों के संयोग तथा तीव्र दमन के योग से स्वर्ण आदि धातु अन्य खनिज द्रव्य जो द्रवीभूत होकर द्रव अवस्था में ही रह जाते हैं तब उस द्रवीभूत अवस्था को मूल पदार्थ की द्रुति कहते हैं। द्रुति के लक्षण, पात्र में पिघलना, न चिपकना। पात्र जो रहता है ना कंटेनर, उसमें न चिपकना, द्रव रूप में ही रहना यानी कि लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी, चमकदार होना यानी चमकदार दिखाई देगी, मूल पदार्थ से हल्का होना यानी जो मूल पदार्थ रहता है ना उससे हल्का होना, पारद से अलग रहना। उत्तम द्रुति के 5 लक्षण हैं। क्या क्या है? पात्र में न चिपकना, द्रव रूप में रहना, चमकदार होना, मूल पदार्थ से हल्का होना, पारद से अलग रहना। यह उत्तम द्रुति के 5 लक्षण हैं। रुद्रभाग, व्यापारी लोग जो रहते हैं ना उनमें से जो औषधियाँ वैद्यों द्वारा उसके रोगियों के द्वारा खरीद ली जाती है उनके मूल्य का 11वां भाग वैद्य लोग व्यापारी से वसूल करते हैं। वैद्य को मिलने वाला इस 11वें भाग को रुद्रभाग कहते हैं। व्यापारी लोग से जो औषधियाँ वैद्यों या उसके रोगियों के द्वारा खरीद ली जाती थी उसके मूल्य का 11वां भाग लोग व्यापारी से वसूल करते थे। वैद्य लोग व्यापारी से वसूल करते। वैद्य को मिलने वाले इस 11वें भाग को रुद्रभाग कहते हैं। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ये कोई भी मेडिकल स्टोर वाला है उससे डॉक्टर कमीशन लेता है, इसी प्रकार डॉक्टर यानी वैद्य और व्यापारी लोग यानी कि मेडिकल स्टोर वाले उनसे 11वां भाग वैद्य लेता है। उन खरीद जाने पर कोई भी कस्टमर खरीदेगा उस पर का 11वां भाग वैद्य लेता है, उसको रुद्रभाग कहते हैं। व्यापारी लोगों से जो औषधि वैद्य द्वारा उसके रोगियों के द्वारा खरीद ली जाती थी उनके मूल्य का 11वां भाग वैद्य लोग व्यापारी से वसूल करते थे। वैद्य को मिलने वाले इस 11वें भाग को रुद्रभाग कहते हैं। अपुनर्भवा,
किसी धातु भस्म को मित्र पंचक, यानी किसी धातु भस्म को मित्र पंचक यानी गुड़, गुंजा, टंकण, मधु और घृत के साथ मिलाकर दमन करने पर भस्म में कोई परिवर्तन न हो, पुनः धातु रूप में न आए तो उसे अपुनर्भव भस्म कहते हैं। किसी भी धातु या भस्म को मित्र पंचक, गुड़, गुंजा, टंकण, मधु और घृत साथ मिलाकर दमन करने पर भस्म में कोई भी परिवर्तन न हो तो उसे अपुनर्भव भस्म कहते हैं। किसी धातु भस्म को मित्र पंचक, गुड़, गुंजा, टंकण, मधु या घृत के साथ मिलाकर दमन करने पर भस्म में कोई परिवर्तन न हो तो उसे अपुनर्भव भस्म कहते हैं। निरुद्ध, किसी भी लोह आदि धातु भस्म को चांदी के टुकड़ों के साथ मिलाकर मुशारक दमन करने से उस भस्म का थोड़ा अंश भी यदि चांदी के साथ नहीं चिपकता है, उस भस्म को निरुद्ध भस्म कहते हैं। किसी भी लोह आदि धातु भस्म को चांदी के टुकड़े के साथ मिलाकर मूषा में रखकर दमन करने से उस भस्म का थोड़ा भी अंश यदि चांदी के साथ नहीं चिपकता है तो उस भस्म को निरुद्ध भस्म कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं निरुद्ध। किसी भी लोह आदि धातु भस्म को चांदी मिलाकर मूषा में रखकर दमन करने से उस भस्म को थोड़ा अंश भी यदि चांदी के साथ नहीं चिपकता है, उस भस्म को निरुद्ध भस्म कहते हैं। रेखापूर्ण, तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच, रेखापूर्ण क्या होती है? तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच भस्म को रगड़ने पर रेखाओं में प्रवेश कर जाए उस मृत लोह को रेखापूर्ण भस्म कहते हैं। रेखापूर्ण सूक्ष्मता का प्रतीक है। तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच भस्म रगड़ने पर रेखाओं में प्रवेश कर जाए उस मृत लोह को रेखापूर्ण भस्म कहते हैं। रेखापूर्ण सूक्ष्मता का प्रतीक है। वारितर, यदि किसी धातु भस्म को तर्जनी और अंगुष्ठ में दबाकर निस्तरंग जल में डालने पर तैरती रहे उसे वारितर भस्म कहते हैं। यानी कि तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच भस्म लेकर निस्तरंग मतलब जल में तरंग न उत्पन्न हो, स्थिर जल हो, उस पर डाल दे तो उसके ऊपर एक परत सी जम जाए, यानी कि वो पानी में न डूबे तो उसे वारितर भस्म कहते हैं। यदि किसी धातु भस्म को तर्जनी और अंगुष्ठ के साथ दबाकर निस्तरंग जल में डालने पर तैरती रहे उसे वारितर भस्म कहते हैं। उत्तम या उन्नम भस्म, उत्तम या उन्नम, अपुनर्भव भस्म को सूक्ष्म पीसकर जल में डालने पर तैरता रहता है। तैरते हुए भस्म के ऊपर गुरु द्रव्य यानी धान आदि का कण छोड़ने पर वह धान आदि अन्न हंस के समान तैरता रहे तब उस ऐसे भस्म को उत्तम भस्म कहते हैं। अपुनर्भव भस्म को सूक्ष्म पीसकर जल में डालने पर तैरता रहता है। तैरते हुए उस भस्म के ऊपर गुरु द्रव्य यानी धान्य आदि का कण छोड़ने पर वह धान्य आदि अन्न हंस के समान तैरता रहे तब ऐसे भस्म को उत्तम भस्म कहते हैं।